हाँ, तो हम लोग देख रहे थे जैव विविधताओं का प्रतिरूप। ठीक है, जैव विविधताओं के प्रतिरूप में मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज है। 10th वाले लोग भी इसको जरूर देखें क्योंकि उनके लेसन में भी जैव विविधता में ये चीज चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने एक पूरे के पूरे पृथ्वी की रचना की है। ये पूरा का पूरा अर्थ हो गया। अब ये बहुत ही बारीकी से इसको समझिएगा, बहुत बारीकी से, एक बार नहीं बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा अगर नहीं समझ में आए तो देखिए इसमें क्या है। ये हमारा पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया। अर्थ को बीच से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी इसका एक व्यास खींच दिया मैंने। व्यास खींचा गया, जो व्यास होता है, व्यास को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री पे, यह व्यास होता है 0 डिग्री पे। इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यानी जिस रेखा को, पृथ्वी को बीचों बीच हम लोग काटते हैं, यानी इसको लिखे कैसे, वैसी रेखा जो पूरे पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, उस रेखा को अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच काटते हैं उसे अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। अब देखिए ये 0 डिग्री वहां होता है। अब 0 डिग्री के बाद जो ऊपर का क्षेत्र होता है, यानी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के ऊपरी क्षेत्र जो होते हैं वो उत्तरी ध्रुव कहलाते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध कहलाते हैं। ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं, दक्षिण वाले जो क्षेत्र बच जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे भी आप लोग मैप बनाते हैं तो नॉर्थ होता है, साउथ होता है, यानी नॉर्थ ऊपर में होता है उत्तरी और साउथ नीचे होता है, मैप में आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे का क्षेत्र होता है जो दक्षिणी गोलार्ध होता है। ऊपरी जो मुख्य बिंदु होती है, यानी इस पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा खींचा गया है उससे सीधे आप 90 डिग्री का कोण बना लीजिए नीचे की ओर, और 90 डिग्री का कोण ऊपर की ओर बना लीजिए। जो कोण 90 डिग्री का बनेगा, जो जहां पे जाके मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी की तरफ मिलेगा तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ मिलेगा तो दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी पोल और साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसी को कहते हैं हम लोग। यही जो एन और एस होता है। जो ऊपरी उत्तरी ध्रुव पे जाकर मिलता है वो 90 डिग्री पे होता है, इसलिए इसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश पे जाके मिलता है, इसलिए उसे उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव को जाके मिलता है उसको दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब उत्तरी गोलार्ध देख लिए, दक्षिणी गोलार्ध देख लिए, उत्तरी अक्षांश देख लिए, दक्षिणी अक्षांश देख लिए। इन दोनों के बीच यानी 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव की तरफ जो 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची जाती है उसे उत्तरी ध्रुव कर्क रेखा कहते हैं। यानी 0 डिग्री से, यानी भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर उत्तर की ओर एक रेखा खींची जाती है, उसे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा कहते हैं, या उसी रेखा को कर्क रेखा भी कहते हैं। और इसी भूमध्य रेखा से नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसे दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखा कहते हैं, या उसी को हम लोग मकर रेखा भी कहते हैं। अब देखिए मकर संक्रांति होती है जब पृथ्वी अपने ध्रुव को कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करती है, उसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। अब 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश में हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हो गया। यही दोनों के बीच के क्षेत्र को ही कहा जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु या उष्णकटिबंधीय रेखा। पूछता है उष्णकटिबंधीय रेखा से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पृथ्वी के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो रेखा होती है उस रेखा को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय रेखा, और इसी के जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। अब पृथ्वी के ये जो क्षेत्र हो गए, ये दोनों के बीच के 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो देश आ जाएंगे, उन देशों में काफी जैव विविधताएं पाई जाएगी, जीवों की संख्या ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है। उष्ण का मतलब ही होता है गर्म वाला क्षेत्र,
किंतु 23.5 के बाद जो 90 डिग्री तक और 23.5 डिग्री के बाद उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री तक, इन क्षेत्रों में जैव विविधता काफी कम पाई जाती है, क्योंकि वो प्रदेश ठंडे प्रदेश होते हैं। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता ज्यादा से ज्यादा उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आते हैं, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ये क्षेत्र आ जाएंगे शीतोष्ण, शीत वाले क्षेत्र यानी बर्फ वाले क्षेत्र, और इधर भी 23 डिग्री के नीचे जो दक्षिणी ध्रुव में आ जाएंगे वो आ जाएंगे शीत वाले क्षेत्र। तो वैसे क्षेत्रों में जीवों की संख्या और पौधे वनस्पतियों की संख्या बहुत ही कम होती है। कुछ पॉइंट है जो आप लोग लिखिएगा। कह रहा है कि अगर ध्रुव से आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी ध्रुव यानी पोल ये हो गया, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। पोल से अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, सॉरी उल्टा बता दिए, पोल से आगे की ओर यानी इधर से आप आगे की ओर, पोल यही हो गया ना, पोल से आगे की ओर यानी आप भूमध्य रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जीवों की विभिन्नता बढ़ती है, क्योंकि इधर कम होता है, इधर लो होता है और इधर हाई होता है। यानी अगर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। किंतु अगर आप विषुवत या भूमध्य रेखा से अगर आप इधर की ओर बढ़ते हैं यानी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। ये आपको उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों का कंडीशन वही होता है। यानी अगर आप इधर की ओर बढ़ते हैं तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? घटेगी, और इधर की ओर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यानी ये क्या होगा? घटेगा, और ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे कुछ पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। उसमें कटिबंध, पहला चीज तो नोट कर लिए कि अगर ध्रुव से आगे की ओर बढ़ते हैं तो जीवों की संख्या बढ़ती है, और ध्रुव की ओर अगर लौटते हैं तो जीवों की संख्या घटती है। दूसरा पॉइंट है, उसमें कटिबंधीय क्षेत्र में जीवों और जातियों की संख्या अधिक होती है। मैंने बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो जीवों की संख्या होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो लिखना है कि उसमें कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में जीवों की संख्या अधिक होती है, जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र आता है। आगे कुछ आंकड़ा है। कोलंबिया में सबसे अधिक पक्षियों की संख्या होती है, जहां कह रहा है कि 1400 प्रजाति हैं पक्षियों की। कोलंबिया शहर है जहां पे 1400 पक्षियों की प्रजाति है। वही कह रहा है कि न्यूयॉर्क को अगर देखा जाए तो यहाँ मात्र 105 ही प्रजातियां होती हैं, यानी यहाँ पे पक्षियों की 100 मात्र प्रजातियां का आंकड़ा दिया है। जबकि भारत जैसे देश में 1200 पक्षियों की प्रजातियां होती है। देखिए भारत बीचों बीच में पड़ जाता है आपका, ठीक है, भारत आपका बीचों बीच में पड़ जाता है, ठीक है, भारत आपका बीचों बीच में पड़ जाता है। यानी भारत का कुछ हिस्सा जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जैसा कि आपका देख लीजिए उत्तराखंड हो गया, सॉरी आपका, हाँ ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो जो आपके आते हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और बाकी जो क्षेत्र होते हैं जो साउथ का होता है या मिडिल जो होता है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। वहां पे काफी जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर वगैरह को देखते हैं तो वहां पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं होते, वहां शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं। इसके कारण वहां पे जैव विविधता की संख्या बहुत कम होती है। अब करा जातीय संबंध क्षेत्र। जातीय संबंध क्षेत्र क्या होता है? हाँ, लेकिन अगर पूछा कि सबसे ज्यादा विश्व में जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ है तो आप अमेजन के बारे में पहले भी अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वहां ऑक्सीजन जो विश्व का करीबन मतलब बहुत बड़ा हिस्सा आपका ओजोन अमेजन वन क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। वो आंकड़ा मुझे याद नहीं है, आंकड़ा मैंने पहले लिखवाया है, आपको अभी ध्यान नहीं है। तो आंकड़ा मैंने दिया था कि कितना जो ऑक्सीजन है वहां से हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज है, यानी अमेजन में जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है पूरे विश्व के अनुपातन। अमेजन अमेरिका का जंगल वाला क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा वन है, जंगल है। अब जातीय भौगोलिक क्षेत्र में कह रहा है कि भौगोलिक विद यानी भौगोलिक शास्त्री कौन थे? तो भौगोलिक शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे। इन्हें बोला जाता है भौगोल शास्त्री या प्राकृतिक वैज्ञानिक विद कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जिस मतलब जो क्षेत्र होता है, अगर हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, अगर उस क्षेत्र की संख्या को अगर हम बढ़ा रहे हैं, यानी क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा रहे हैं तो जैव विविधता भी बढ़ेगी।
यानी का कथन था कि अगर हम किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो जैव विविधता भी बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित अनुपात तक बढ़ने के बाद वो पुनः स्थिर हो जाएगी। यानी एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगी और पुनः क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ का भी जिक्र किया है। मैं ग्राफ के बारे में आपको बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ग्राफ तो पूछता नहीं है किंतु देख लीजिएगा इसे। ये देखिए उन्होंने एक ग्राफ बताया है जातीय क्षेत्र के संबंध में। जर्मनी के खगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट थे। उन्होंने अमेजन दक्षिण ये अमेरिका के अमेजन जंगल का ब्यूरो किया। ब्यूरो करने के बाद इन्होंने बताया कि लॉग से एक पैमाना दिखाया है। उन्होंने कहा कि एक संख्या में बढ़ेगा, ये एक संख्या में ये बढ़ेगा, बढ़ने के बाद पुनः स्थिर हो जाएगा। इसमें लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए बताया है, जिसमें एस को बताया है जातीय संवर्ध, ए को क्षेत्र बताया है, जेड को रेखा बताया है और वाई को सी और वाई को अंतःखंड बताया है। यानी एक फॉर्मूला द्वारा उन्होंने सिर्फ दिखाया कि किसी भी क्षेत्र को अगर बढ़ाते हैं तो वहां पे जीवों की संख्या बढ़ेगी, विभिन्नताएं बढ़ेंगी, जैव विविधता, लेकिन पुनः कुछ समय बाद वो एक स्थिर लेवल पे चली जाएंगी। यही इनका कहने का कथन था। कह रहा है कि वालेस एक और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने पूरे विश्व को 6 भागों में बांट दिया था और इसी क्षेत्र में बंटवारा जो किया गया उसमें भारत को ऑरिमेटल क्षेत्र में रखा गया। यानी इन्होंने 6 भागों में पूरे विश्व को बांट दिया, जिसमें ऑरिमेटल क्षेत्र में भारत को रखा और भारत में 10 जैव विविधताओं वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 10 जैव विविधताओं वाले क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है द्रास हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा मरुस्थल, चौथा अर्धशुष्क, पांचवा है पश्चिमी घाट, छठा है दक्षिणी घाट, सातवां है गंगा का मैदान और सातवां है समुद्री किनारे और आठवां है उत्तरी क्षेत्र और नावा है आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और 10वां है द्वीप समूह क्षेत्र। इतने क्षेत्रों में भारत को बांट दिया गया है। और इसी के साथ आज का अध्याय रहने दिया। 2 ही पार्ट होगा बायोलॉजी का, 2 ही भाग में हम लोग पढ़ेंगे और अगले क्लास में आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग 15 लेसन समाप्त कर लेंगे। आप लोग से जितना क्वेश्चन बनेगा बनाइएगा। अगले क्लास में हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।